नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा के इस अंक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वीरेन डंगवाल जी की कविता तोप को समझने की कोशिश करेंगे। तो उनकी कविता को समझने से पहले हमें थोड़ा उनके बारे में जान लेना ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इससे हमें उनकी कविता को समझने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। किसी भी कवि की कविता को अच्छी तरह से समझने के लिए उस कवि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी ज़रूरी है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो वीरेन डंगवाल हिंदी साहित्य में जो नए कवि हैं, नए कवियों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान उनका है। उनकी कविताओं में एक तरफ जहाँ नागार्जुन और त्रिलोचन जैसे महान कवियों की तरह लोक तत्व विद्यमान है, वहीं निराला का सजग फक्कड़पन भी उनमें देखने को मिलता है और मुक्तिबोध की बेचैनी तथा बौद्धिकता के भी दर्शन उनकी कविताओं में आसानी से हो जाते हैं। हिंदी के सर्वप्रिय कवि वीरेन डंगवाल का जन्म जो है वो उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जिले के कीर्तिनगर में हुआ था 5 अगस्त 1947 को, यानी जिस वक्त हमारे देश को आज़ादी मिलने ही वाली थी, बस और 10 दिनों के बाद तब उनका जन्म हुआ था। उनकी माता जो थी वो एक धर्मपरायण गृहिणी थी, हाउसवाइफ थी, और पिता रघुनंदन प्रसाद डंगवाल ये जो थे ये प्रदेश सरकार में कमिश्नरी के प्रथम श्रेणी के अधिकारी थे, फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर थे। तो वीरेन जी की रुचि तो कविता और कहानी दोनों में ही थी, किंतु कविता उनकी रगों में ऑक्सीजन की तरह बसी हुई थी। उनकी स्कूली शिक्षा की बात करें यदि, तो उन्होंने कई स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर जो है स्कूली शिक्षा पाई। ट्रांसफ़र वगैरह की बातें थीं, तो नैनीताल, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर और बरेली आदि में उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पाई, स्कूल की शिक्षा। किंतु उच्च शिक्षा या फिर अन्य जो डिग्रियां थीं, जैसे PhD वगैरह हुई, तो अन्य डिग्रियां उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राप्त की थी। तो शिक्षा जब पूरी हुई इनकी, तो शिक्षा पूरी होने के बाद इनको बरेली कॉलेज में ही प्राध्यापक के तौर पर पढ़ाने का अवसर मिला। वहाँ उन्होंने अध्यापन का कार्य किया। कविता लेखन के अलावा यदि हम बात करें तो इन्होंने जो है प्रचुर मात्रा में अनुवाद का भी काम किया है। इन्होंने कई महत्वपूर्ण कवियों की कविताओं का हिंदी में अनुवाद करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इसके अलावा वीरेन जो हैं वे शौकिया तौर पर पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं। शौक था उनका, पत्रकारिता उन्हें बहुत पसंद थी, तो उन्होंने पत्रकारिता को भी ज्वाइन किया था और एक लंबे अरसे तक वे अमर उजाला ग्रुप जो है, अमर उजाला अखबार है, अमर उजाला ग्रुप के वे सलाहकार रहे और बरेली से जो निकलता था अमर उजाला का संस्करण, उसके स्थानीय संपादक भी रहे। हालांकि अब बाद में जाके 2009 के आसपास एक विवाद के चलते उन्हें अपने इस पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो वीरेन जो हैं जीवन के अंतिम दिनों में काफ़ी अस्वस्थता उन्होंने महसूस की। अस्वस्थता के कारण, स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्होंने दिल्ली में मतलब दिल्ली में रहना पड़ा उन्हें, और अंततः 28 सितंबर 2015 को बरेली में ही उनका देहांत हो गया। लेकिन बरेली के लोगों ने उन्हें भुलाया नहीं। सिविल लाइंस जो है, बरेली में सिविल लाइंस, वहाँ पर वीरेन डंगवाल जी को समर्पित एक स्मारक बनाया गया है। आप स्मारक ये देख रहे हैं, इस स्मारक में उनके बारे में परिचय दिया हुआ है। तो वीरेन डंगवाल ने कविता जो लेखन है, अब उनके साहित्य की यात्रा की थोड़ी सी बात कर लें तो उन्होंने लगभग 22 साल की उम्र में पहली कविता लिखी थी अपनी, और देश की तमाम उच्च स्तरीय साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में आगे चलकर उनकी रचनाएं हमेशा लगातार छपती रहीं। उनका जो पहला कविता संग्रह है, उनका पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में, जिसका शीर्षक है इसी दुनिया में, वह 1992 को प्रकाशित हुआ था। और इसी वर्ष उन्हें इस कविता संग्रह पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, और आगे चलकर जो है अगले ही वर्ष उन्हें श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार से भी नवाजा गया, यानी 1993 में। वीरेन डंगवाल जी का दूसरा जो कविता संग्रह है वो है दुष्चक्र में सृष्टा।
जिसका प्रकाशन 2002 में हुआ था। तो ये वीरेंद्र जी का अत्यंत महत्वपूर्ण कविता संग्रह माना जाता है और इसी वर्ष को यानी 2002 को उन्हें शमशेर सम्मान, शमशेर जो हैं शमशेर बहादुर सिंह हिंदी के बहुत ही महान कवि रहे हैं, तो शमशेर सम्मान से भी उन्हें नवाजा गया था 2002 में इसी वर्ष। और ये जो दुष्चक्र में सृष्टा उनका जो काव्य संग्रह है, इस पर उन्हें 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो वीरेन डंगवाल जी को नई पीढ़ी के आदर्श कवियों में गिना जाता है। उनकी कविताओं में समाज के जो साधारण जन हैं और हाशिए पर स्थित जीवन के विलक्षण दृश्य जो हैं उनको कविताओं में हमें देखने को मिलते हैं। साधारण जन, समाज के जो साधारण जन हैं यानी हाशिए पर के लोगों का अर्थ क्या होता है, वे लोग, वो समाज का वो तबका जिसको जो है मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में उसको न रख के उसको एकदम साइड में कर दिया गया है, एक कोने में धकेल दिया गया है। समाज की जो मुख्य जो धारा है जिसमें सब होते हैं, केंद्रीय भूमिका नहीं रही है उनकी, उनको धकेल कर कोने में कर दिया गया है। तो ऐसे लोगों की बात जो है वीरेन अपनी कविताओं में करते हैं और उनके जीवन के विलक्षण विवरण प्रस्तुत करते हैं। अद्भुत विवरण उनके जीवन का वो देते हैं अपनी कविताओं में और उसके जो दृश्य हैं वो अद्भुत रूप से देखने को हमें मिलते हैं उनकी कविताओं में। तो वीरेन जी ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं और जीव जंतु हैं जिसको अपनी कविताओं का उन्होंने आधार बनाया है। ऐसी बहुत सी चीज़ों और कविताओं और जीव जंतुओं को अपनी कविताओं का आधार उन्होंने बनाया जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। सामान्यतः हमारी दृष्टि वहाँ नहीं जाती है। साधारणतः लोग जो हैं उस चीज़ को कभी उस तरह से देखते ही नहीं हैं। इसीलिए तो कहा गया है ना कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, अर्थात जहाँ रवि यानी सूर्य भी नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ कवि पहुँच जाता है। तो ये जो है वीरेन जी के संबंध में बात बिल्कुल सही साबित होती है। और उनकी रचनाओं की अगर बात करें तो 2 रचनाएं हमने देखी, इसी दुनिया में और दुष्चक्र में सृष्टा। इसके अलावा उनकी और भी कविता पुस्तकें हैं जो जैसे ये स्याही ताल हो गई, ये कविता पुस्तक है उनकी स्याही ताल। फिर कवि ने कहा, इसमें उनकी चुनी हुई जो रचनाएं हैं, कविताएं हैं वो संकलित हैं। इसके अलावा कविता वीरेन भी एक पुस्तक है उनकी। तो ये वीरेन जी का संक्षिप्त परिचय हुआ। अब आइए हम पाठ में प्रवेश करें। तो पाठ प्रवेश के अंतर्गत हम पहले क्या देखेंगे, आपसे कुछ सवाल है, आप खुद इसका जवाब दीजिएगा। आपने तोप तो देखा होगा ना, किसी फिल्म में देखा होगा या चित्र ही देखा होगा तोप का आपने। तो तोप को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आता है? कभी क्या सोचा है आपने? कभी कुछ सोचा है उसको देख करके किस तरह से ये तोप जो है क्या है, क्यों है? तो तोप जो है उसको प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है वीरेन जी ने इस कविता में। वो एक तरह से हमारी धरोहर के रूप में आई है। यहाँ जो है उसका जो वर्णन वो करते हैं वो एक धरोहर, एक प्रतीक के रूप में करते हैं। प्रतीक वो होता है जो पुराने समय में, प्राचीन समय में कोई ऐसी जो चीज़ होती है जो एक सांकेतिक, एक सिंबॉलिक जो है रूप, एक अर्थ ग्रहण कर लेती है, जिससे हमें कुछ संकेत मिलते हैं, कुछ सुझाव मिलते हैं, कुछ मार्गदर्शन मिलता है, तो वह प्रतीक के रूप में होता है। और धरोहर क्या है? हमारे जो पूर्व पुरुष हैं यानी हमारे पहले जो हो गए हैं जो लोग, तो उनके जाने के बाद उनकी जो छोड़ी हुई चीज़ें हैं, उनके काम हो गए, उनकी छोड़ी हुई चीज़ें वो हमारे लिए धरोहर हो जाती हैं। हम जो चीज़ छोड़ कर जाएंगे आने वाली पीढ़ी के लिए, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर होगी। तो यहाँ इस पाठ में यानी इस तोप कविता में वीरेन डंगवाल जी 2 तरह के जो हैं प्रतीक और धरोहर की बात वो करते हैं। पहला कौन सा? उपलब्धियों को बताने वाले जो हैं, यानी जो अचीवमेंट्स बतलाते हैं, क्या क्या हमारे पूर्व पुरुषों ने क्या महान चीज़ें पाई हैं, क्या उन्होंने बहुत ही अद्भुत अच्छी चीज़ें उन्होंने की हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा जो है वो ऐसे प्रतीक, ऐसे धरोहर होते हैं जो हमारी चूक को यानी हमारी गलतियों को दिखाने वाली होती हैं, ताकि आगे चलकर हम जो हैं वो गलतियां फिर से न दोहराएं, उन गलतियों को फिर से न दोहराएं। इस चीज़ को भी बताने वाले जो होते हैं
प्रतीक होते हैं। तो इस पाठ में भी हमें ऐसा देखने को मिलेगा। तो प्रस्तुत पाठ में क्या है, ऐसे ही प्रतीकों का चित्रण है। और यह पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो व्यापार करने के इरादे से यहाँ आई थी। हालांकि वास्तव में जो है वो आई थी यहाँ, लेकिन उस कंपनी का जो है पहले का इतिहास अगर देख लिया जाता, जो हमारे पूर्वजों ने जो गलती की, वो ये कंपनी आई यहाँ व्यापार करने के लिए, धीरे धीरे वो हमारी शासक बन बैठी, हम पर राज करने लगी। तो वास्तव में ये कंपनी को अगर इसका देख लिया जाता, इसके बारे में हमारे वो शासक जो थे उस समय, वो अगर जानकारी थोड़ी रखते दुनिया के बारे में, दुनिया से तो वो बिल्कुल कट गए थे, अलग हो गए थे। दुनिया में क्या हो रहा है इसको उनकी कोई खबर नहीं थी और उनको कोई रुचि भी नहीं थी इसमें। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दुनिया के प्रति जो अज्ञान है उनका, बाहर की दुनिया के प्रति, ये अज्ञान जो है पूरे देश को ले डूबेगा। अगर वे जानते कि अंग्रेज़ों ने किस तरह से अमेरिका और अफ्रीकी देशों में तबाही मचाई है, किस तरह से उन देशों को लूटा है, उसका शोषण किया है, अगर इसकी खबर होती हमारे देश के शासकों को, तो कभी वे अंग्रेज़ों की इस कंपनी को यहाँ पैर जमाने नहीं देते, शुरू से ही सावधानी बरतते। तो हमें भी ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो व्यापारिक कंपनियां हैं, जो हमें सीधा साधा दिखती हैं कि सीधे सिर्फ व्यापार करने के लिए वो आती हैं, वास्तव में उनके इरादों पर हमें बहुत ही पैनी नज़र रखनी चाहिए। उनके इरादे बहुत ही ख़तरनाक हो सकते हैं, इतने ख़तरनाक कि इसका परिणाम जो है पूरा देश भुगतेगा और युग युग तक भुगत सकता है। आज भी जो है हमारे भीतर वो टीस बनी हुई है, हमारे गुलामी की पीड़ा, वो कसक, वो जो तांडव उन्होंने किया था हमारे देश पर, हमारे देश के लोगों पर। हमारे देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस सोने की चिड़िया के सारे पंख उन्होंने नोच लिए थे, उसकी याद अभी भी ताज़ा है हमारे दिमाग में, हमारे दिलों को कचोटती है। तो इसलिए हमें सावधान रहने की भी ज़रूरत है। और एक तरह से वीरेंद्र डंगवाल जी इस कविता में हमें सावधान रहने के लिए भी प्रेरित करते हैं कि हमें बड़ा ही सावधान रहना चाहिए ऐसी कंपनियों से। भले ही आज वो हमें उस रूप में गुलाम न बना पाएँ जैसा कि पहले गुलाम बनाया जाता था एक देश को, किंतु आज जो है मुख्यतः आर्थिक रूप से गुलाम तो बनाया ही जा सकता है। और आज भी गुलामी जो है वो चल रही है। अमेरिका हुआ, चीन हुआ, ये कई देशों को आर्थिक रूप से पंगु बना चुके हैं, पैरालाइज्ड कर चुके हैं। कई देशों की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से इन्होंने अपने हाथ में कर लिया है। तो ये आर्थिक रूप से भी गुलाम बना सकते हैं। वो हमारे सारे निर्णय जो होंगे वो उनकी सुविधा के अनुसार लेने होंगे। इस तरह की स्थिति है कई देशों में। तो इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है ऐसी व्यापारिक कंपनियों से। तो इस तरह से इस कविता में वीरेंद्र डंगवाल जी हमें यही बताने की कोशिश करते हैं। आइए अब हम कविता को शब्द जान लें, इस कविता को एक एक शब्द उसको देखते हैं। तो कविता है तोप, पहला बंद है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ ताकि आप आवृत्ति में भी थोड़ा इसको ध्यान दें कि आवृत्ति किस प्रकार से की जाए। कंपनी बाग के मुहाने पर, कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। साल में चमकाई जाती है 2 बार। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर घुस जाती हैं, खासकर गौरैये। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तो ये कविता है, इसको आवृत्ति रूप में आप देखें और अपनी तरह से भी अपना तरीका भी आप आजमा सकते हैं। तो चलिए हम तोप कविता को अब
बारीकी से समझने की कोशिश करें, इसके एक एक लाइन को ध्यान से समझें। तो कंपनी बाग के मुहाने पर, कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाग के मुहाने पर जो है, मुहाना कहते हैं उसका मुख्य द्वार, गेट पर ही जो है धर रखी गई है ये 1857 की तोप। 1857 1857 का जो समय है वो किस लिए प्रसिद्ध रहा है आपको पता होगा, निस्संदेह आपने इतिहास में पढ़ा होगा। तो 1857 जो है वो बहुत से लोग जो हैं हमारे देश का पहला स्वतंत्रता संघर्ष उसको कहते हैं कि वो हमारे देश में आज़ादी पाने की पहली लड़ाई थी अंग्रेज़ों से, जिसमें झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहेब वगैरह कई जो हैं वीर इसमें शामिल थे। तो ये 1857 की तोप है, यानी ये आज़ादी पाने वाले जो वीर थे, शूरवीर थे, इन शूरवीरों के विरुद्ध ये तोप इस्तेमाल की गई है। और वहीं पहले ज़िक्र है इस कंपनी बाग का, यानी जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में तो इसने कई सारे बाग लगाए, सौंदर्यीकरण किया, हमारे देश के विभिन्न भागों में सुंदर सुंदर बाग लगाए, एक उस स्थान को और सुंदर बनाया। वहीं दूसरी तरफ उसने तोपें भी तैयार की। बाग लोगों को जो है आराम देने के लिए, आनंद देने के लिए बनाया, और दूसरी तरफ तोप भी उसने तैयार किया, हमारे देश में जो लोग उनके विरोध में खड़े होंगे उनको तोप से उड़ाया जाए। एक तरफ जो है उसका लुभाने वाला, लालच देने वाला तरीका था, और दूसरी तरफ उसका दमनकारी रूप भी इसमें इसकी ओर संकेत किया गया है। इसमें तोप की ये जो पहली दो लाइन है इसमें, तो ये जो है तोप 1857 की, इसकी होती है बड़ी संभाल, बहुत संभाल कर हम रखते हैं इसको, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। तो ये तोप और ये कंपनी बाग, ये दोनों हमें विरासत में मिले हैं। अंग्रेज़ चले गए छोड़कर, वे चीज़ें यहाँ रह गईं जो हमें याद दिलाती हैं हमने क्या गलती की, याद दिलाती हैं वे कि किस तरह से अंग्रेज़ जो हैं हमारे ऊपर दमन करते थे, हमारा शोषण करते थे, हमारे ऊपर अत्याचार करते थे। इसकी याद दिलाती है ये दोनों चीज़ें, कंपनी बाग और तोप। साथ ही साथ याद दिलाती हैं ये दो चीज़ें अंग्रेज़ों के, जो उस समय अंग्रेज़ जो शासक थे उनके दोहरे चरित्र की, डुअल नेचर की, दो मुँहे सांप का जो रूप है वो याद दिलाते हैं। ये दो चीज़ें याद दिलाती हैं हमको कि हमें ऐसे दोहरे चरित्र वाले जो हैं लोग, उनसे बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। कभी भी वो जो हैं हमारे ऊपर अधिकार कर सकते हैं, हमारे साथ आकर वो मिलेंगे और धीरे धीरे वो हमारे शासक बन जाएंगे। तो ये दो चीज़ें इस तरह से इन्होंने प्रयोग की हैं वीरेंद्र जी ने, बहुत ही सुंदर, माने इतने कम शब्दों में उन्होंने पूरे उस इतिहास का वो जो प्रसंग था उसको पूरा यहाँ पर संकेतित कर दिया है। तो ये तोप जो है अंग्रेज़ों के शोषक रूप का, अंग्रेज़ों के दमनकारी रूप का, अत्याचारी रूप का प्रतीक है ये। तो साल में ये जो चमकाई जाती है 2 बार, साल में चमकाई जाती है 2 बार। बताइए तो कौन कौन से अवसर होंगे 2 बार, कौन सा वो समय होगा जब 2 साल में 2 बार इसको चमकाया जाता है, वो कौन कौन सा बार होगा? बिल्कुल सही, एक है हमारा स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को, और दूसरा गणतंत्र दिवस जब हमारा संविधान लागू हुआ था यानी 26 जनवरी को। ये जो 2 अवसर हैं, इन 2 अवसरों पर इन तोपों को अच्छे से रगड़ रगड़ कर चमकाया जाता है, साफ़ किया जाता है, ताकि लोग जो हैं आएँ और देखें और इसको महसूस करें कि हमने क्या गलती की थी, किस समय को हमने झेला है, हमारे देश ने कैसे परिस्थितियों को झेला है। तो चमकाई जाती है तो फिर क्या होता है, सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। इस कंपनी के बाग में, जहाँ बाग है वहीं तोप रख दी गई है एकदम सामने मुहाने पर, और इसमें सैलानी आते हैं। सैलानी यानी घूमने के लिए लोग आते हैं, देखने के लिए विजिटर्स तो आते हैं। तो ये तोप जो है ये बताती है उन्हें यह तोप कि मैं बहुत ज़बरदस्त थी, मैं आई वॉज एक्सट्रीमली पावरफुल, मैं बहुत ही शक्तिशाली थी, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। मैंने अच्छे अच्छे वीर जो लोग थे, वीर बहादुर, हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले जो वीर सैनिक सिपाही थे, उनके मैंने धज्जे यानी पीस कर दिया था, उनको चीथड़े उड़ा डाले थे मैंने अपने ज़माने में, यानी जब मेरा इस्तेमाल होता था।
ये तोप बतलाती है। ये तोप सिर्फ यही नहीं बतलाती है कि उसने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे उड़ा दिए थे, बल्कि ये अंग्रेज़ जो थे हमारे शासक उस वक्त, उनके दोहरे चरित्र को बतलाते हैं, उनके शोषक, अत्याचारी, दमनकारी रूप को भी बतलाते हैं ये, ठीक है। लेकिन वो दौर ख़त्म हो गया, गुज़र गया वो दौर, और अब क्या है, अब तो बहरहाल अब तोप की क्या दशा है, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से, छोटे बच्चे हैं जो, उनकी घुड़सवारी, उनको घोड़े की तरह इस्तेमाल करते हैं कि ये मेरा घोड़ा है, चढ़ जाते हैं, कटबट 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 खेलते हैं बच्चे। तो अगर उनकी घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो, फारिग मतलब खाली हो, फ्री हो, यानी उससे मुक्ति मिले, यदि बच्चे उस पर ना बैठे रहें जब तब, तो उसको कहते हैं फारिग होना। तो अगर ये छोटे बच्चों की जो घुड़सवारी से फ्री होती है तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियाँ ही अक्सर करती हैं गपशप, चिड़ियाँ आ जाती हैं, चिड़ियाँ उस पर बैठकर गपशप करती हैं, बातें करती हैं, ची चूँ ची चूँ ची ची चूँ चलता रहता है उनका। तो कभी कभी क्या है, वे शैतानी में इसके भीतर घुस जाती हैं, तोप के भीतर घुस जाती हैं, खासकर गौरैये। मतलब ये कुछ कह रही है, ये पंक्तियाँ हमसे कुछ कह रही हैं, समझने की कोशिश कीजिए। यानी ये तोप जो थी एक ज़माने में इतनी ख़तरनाक थी कि इसके सामने आने से बड़े बड़े शूरवीर घबराते थे, डरते थे। सामने आने का मतलब था चीथड़े उड़ जाना, धज्जे उड़ जाना। आज उस तोप जो है, उस तोप में चिड़ियाएँ घुस जा रही हैं, बच्चे उससे खेल रहे हैं, वो बच्चों का खिलौना बन गया है। अब किसी को उससे डर नहीं है। वास्तव में ये जो है स्थिति, ये हमें बताती है, ये तोप हमें बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप चाहे कितनी भी बड़ी हो तोप, मतलब तोप क्या है, वो अत्याचारी, दमनकारी, शोषक जो शक्ति है, वो शक्तियाँ चाहे कितनी भी ताकतवर हों, एक दिन तो उसका मुंह होना ही है बंद, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। यानी एक न एक दिन वो अत्याचारी, दमनकारी जो शक्ति है, उस शक्ति का मुंह बंद होना है, यानी उसका अंत होना ही है। जब जनता का संगठित आंदोलन होगा, जनता का संगठित विरोध होगा, उसके खिलाफ विद्रोह होगा, तो उस जनता के संगठित विरोध और विद्रोह के आगे उस शक्तिशाली, चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो वो अत्याचारी, दमनकारी शक्ति, उसको एक न एक दिन परास्त होना ही पड़ता है, हार मानना ही पड़ता है। अंग्रेज़ों ने भी हार मानी और उन्हें हमारे देश को छोड़कर जाना पड़ा। जब इसे यहाँ के करोड़ों लोग उठ खड़े हुए विरोध में, अंग्रेज़ बड़े शक्तिशाली थे। कहा जाता था कि अंग्रेजी राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता, यानी इस शक्ति ने, अंग्रेज़ों ने पराजय का मुंह नहीं देखा, लेकिन पराजय के मुंह जो है उसे कई बार देखने पड़े थे। अमेरिका ने उसे धूल चटाई थी अपनी आज़ादी के लड़ाई में। फिर छोटा सा देश जो है वियतनाम, उसने उसने धूल चटाई थी, हारना पड़ा था। वियतनाम में अमेरिका का था रोल, तो उसको धूल चटाई थी। तो ये शक्तिशाली जितनी भी हो, एक न एक दिन उसका अंत होना ही है, और भारत से भी उसे छोड़कर जाना ही पड़ा। तो ये रही कविता, हो गई पूरी की। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। और यहाँ मैंने अंत में आपके लिए कविताएं दे दी हैं, वीरेंद्र अग्रवाल जी की 2 कविताएं दी हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।